तो ड्रामा की स्टार्टिंग जो के साथ होती है, जो हमारा मेन लीड है। अभी वो अपने गार्ड्स के साथ मिलकर अपनी ग्रैंडमा को ढूंढ रहा होता है और दूसरी ओर उसकी ग्रैंडमा यहाँ डॉल के साथ खेल रही होती है और बहुत ही अपसेट हो रही होती है कि यहाँ दूसरे लोगों के ग्रेट ग्रैंडसन स्कूल में जा रहे हैं और मेरा वाला है कि मैं उसे अभी भी दूध ही पिला रही हूँ। फिर इतने में जो की ग्रैंडमा के पास एक बच्चा आ जाता है जो कि उन्हें प्यार से कैंडी देने लगता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। तो ग्रैंडमा उसके पीछे जाने लगती है। तभी इतने में जो आकर अपनी ग्रैंडमा को रोकता है और उस बच्चे के पास भी उसकी मॉम आ जाती है और उसकी केयर करने लगती है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड है और इसका नाम जेनी है। सो जेनी से बताने लगता है कि मेरी ग्रैंडमा दिमाग से ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनके बदले में तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। ये तुम्हारे बच्चे को डराना नहीं चाहती थी। तो जेनी कहती है कि कोई बात नहीं और फिर वो अपने बेटे को ग्रैंडमा को गुड बाय करने के लिए भेजती है और शाओ जल्दी से ग्रैंडमा को फिर से कैंडी देकर जेनी के साथ चला जाता है। तो ग्रैंडमा जो से कहने लगती है कि वो सच में तुम्हारा बेटा है, तुम आखिर मुझे उसके पास क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो जो कहता है कि ग्रैंडमा ये आपका पहली बार नहीं है, आप हर बार किसी न किसी बच्चे को देख कर उसे मेरा बच्चा बनाते रहती है। फिर ग्रैंडमा को घर लाने के बाद जो उन्हें कार्टून देखने के लिए देता है और फिर उन्हें समझाने लगता है कि ग्रैंडमा आप ऐसे बिना बताए ऐसे बाहर ना जाया करो, नहीं तो हम लोग को आपकी कितनी फिक्र होती है। फिर जो की मॉम भी भागते हुए आती है और ग्रैंडमा की केयर करने लगती है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई थी, वो लोग कितना परेशान हो गए थे। तो ग्रैंडमा जो की मॉम को एक बाल देते हुए कहती है कि ये मेरे ग्रेट ग्रैंडसन का बाल है। फिर जो की मॉम तुरंत ही जो के असिस्टेंट को बुलाकर इसका डीएनए टेस्ट निकलवाने के लिए बोलती है और फिर वो लोग वेट करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर में असिस्टेंट यहाँ भागते हुए आता है और उन्हें रिपोर्ट देता है और जो की मॉम ये देखकर खुश हो जाती है और जो को हक करते हुए कहने लगती है कि फाइनली मुझे मेरा ग्रैंडसन मिल गया। फिर जो भी ये रिपोर्ट देखकर शॉक हो जाता है और जो की मॉम उसे पूछने लगती है कि जल्दी से बताओ कि ये लड़की कौन है, लास्ट टाइम पार्टी में आई हुई कोई लड़की है या फिर तुम्हारी कोई मूवी की हीरोइन है। फिर जो अपना 5 साल पहले का वन नाइट स्टैंड याद करने लगता है और सोचता है कि क्या ये वही लड़की होगी। फिर जो की मॉम यहाँ पर उसके असिस्टेंट को कह देती है कि जाओ जल्दी से मेरे ग्रैंडसन को ढूंढ के लेकर आओ। फिर दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि वो अचानक से वापस कैसे आ गई और क्या वो हॉस्पिटल गई थी। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि उसका बेटा बोल नहीं सकता है, तो इसका क्या कोई इलाज हो पाएगा। तो जेनी याद करने लगती है कि डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसे अपनी बेटे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए 1 मिलियन का कॉस्ट लगेगा। इसलिए वो अपनी फ्रेंड लीसा को इस बारे में बता रही होती है कि अभी वो मेहनत से जॉब करने वाली है अपने बेटे के लिए पैसे कमाने के लिए, तो कुछ टाइम के लिए वो उसकी बेटी का ख्याल रख ले। तो जेनी की फ्रेंड लीसा तो तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा भी तो मेरे बेटे की तरह हुआ ना, मैं इसका ख्याल रख लूँगी। फिर जेनी अपने बेटे को भी समझा देती है कि वो उसकी फ्रेंड की सारी बातें सुने और वो उसका ख्याल रखेगी। तो फिर शाओ हाँ कहता है और फिर इतने में जेनी को उसकी डिलीवरी का ऑर्डर आ जाता है और वो तुरंत ही चली जाती है। फिर लीसा अपने साथ जेनी के बेटे शाओ को लेके जाने लगती है और इतने में यहाँ पर जो की मॉम के गार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग शाओ को देखते हुए तुरंत ही कॉल करके इस बारे में बता देते हैं कि यंग मास्टर हमें मिल गया है। फिर हम देखते हैं कि जेनी यहाँ भागते हुए अपना पार्सल डिलीवर करने जाती है और एक घर के बाहर पहुँचती है जो कि कोई और नहीं जो का घर होता है और वो भी अभी बाहर निकल रहा होता है अपने गार्ड से कॉल पर बातें करते हुए कि वो अपने बेटे को लेने जा रहा है। और इतने में वो जेनी से टकरा जाता है और उसे देखते हुए पहचान लेता है कि उस दिन वो उससे ही पार्क में मिला था। फिर इतने में जेनी उसे छोड़ने को करती है तो नीचे गिर जाती है और जो को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है जो को इस बारे में बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक पार्सल ऑर्डर करी थी जो कि अब तक उस तक पहुंच गया होगा। ग्रैंडमा जो को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस ऑर्डर करी हो जो कि आज रात तुम पहन लेना। जो ये सुनकर शर्मा रहा होता है और फिर वो जेनी से पार्सल ले लेता है और वो इसे 5 स्टार देने का बोलकर यहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। तो वो जेनी से कहता है कि तुम ऐसी हालत में अपनी डिलीवरी की जॉब कैसे करोगी, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलवा सकता हूँ। तो जेनी उसे बताती है कि उसे अपने डिलीवरी जॉब में कितने पैसे मिल रहे हैं और वो कहती है कि इससे कम मैं कोई सैलरी नहीं लूँगी। तो फिर जो जेनी को बताता है कि मैं तुम्हें जॉब के लिए 1 महीने का 50,000 दूंगा और 30% ऊपर से बोनस वगैरह भी मिल जाया करेगा। तो ये सुनते के साथ ही जेनी तुरंत ही इस जॉब के लिए हाँ बोल देती है और उसे बॉस भी कहने लगती है। दूसरी तरफ जो का असिस्टेंट लीसा के घर गया होता है उसे मिलने के लिए और वो उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए बताता है कि आपका बेटा शाओ सच में मेरे बॉस मिस्टर जो का बेटा है और मेरे बॉस ने कहा है कि वो आपका भरपाया करने के लिए तैयार है, तो आप अपनी कोई रिक्वेस्ट बता सकती हैं। लीसा तो सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो मिस्टर जो तो इस शहर का रिचेस्ट मैन है और इन लोगों को लग रहा है कि शाओ मेरा बेटा है। फिर ये सपने देखने लगती है कि अगर मैं सच में शाओ की मॉम बनने का प्रिटेंड कर लूँगी तो फिर मैं आराम से इस गरीबी वाली ज़िंदगी से बच सकती हूँ।
और मैं मिस्टर जू की वाइफ बन जाऊंगी। फिर असिस्टेंट पूछता है कि आपने क्या सोचा है। तो लिसा कहने लगती है कि शाओ जो फैमिली का बेटा है, तो ये फिर ये उनके घर जाएगा, लेकिन ये अभी बहुत छोटा है तो ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, और मैं इसकी मॉम हूँ तो मैं इसके साथ जाऊंगी। तभी इतने यहाँ पर जो पहुंच जाता है और वो लिसा से पूछता है कि अच्छा तो तुम कह रही हो कि तुम शाओ की मॉम हो, तो फिर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने लास्ट टाइम शाओ को किसी और लड़की के साथ पार्क में देखा था, फिर वो कौन थी। तो लिसा जो को बताती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये सुनते के साथ ही जो सोचता है कि अच्छा तो शाओ की मॉम तो असल में ये है। फिर ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि मेरे बेटे को घर लेके चलो, और साथ ही में इसकी मॉम को भी, क्योंकि ऑफ कोर्स है कि दोनों साथ में रहेंगे। फिर इतने में शाओ तो यहाँ से अपसेट होकर रूम में चला जाता है। तो ये कहती है कि मैं अपने बच्चे से बात करके आती हूँ, और फिर वो जाकर शाओ को समझाने लगती है कि देखो तुम्हारी ट्रीटमेंट करवाने के लिए तुम्हारी मॉम इतनी सारी जॉब्स कर रही है और इतनी मेहनत कर रही है, तो तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी मॉम को इतनी मेहनत ना करना पड़े। तो अगर तुम मेरे साथ चलोगे ना तो मैं ही तुम्हारे मेडिकल फीस का खर्चा उठा लूँगी, और फिर तुम्हारी मॉम का इतना काम नहीं करना पड़ेगा। तो फिर शाओ उसकी बात मान जाता है उसके साथ जो के घर जाने के लिए। और फिर लिसा जेनी को कॉल करके झूठ झूठ बताती है कि मुझे ना मेरे होम टाउन में कुछ ज़रूरी काम पड़ गया है तो मुझे जल्दी में जाना पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने साथ तुम्हारे बेटे को भी लेकर जाऊँ, क्योंकि तुम तो बाहर जॉब कर रही हो तो तुम कहाँ ही उसे संभाल पाओगी, तो तुम फिक्र मत करो, मैं शाओ का ख्याल रख लूँगी। तो जेनी तो बहुत ही खुश होती है और अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ लिसा यहाँ जो के घर पहुँचती है तो सभी लोग उसका वेलकम कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही खुश होने लगती है कि अब जेनी की जगह मैं ये अमीर लाइफ एंजॉय करूँगी। फिर ग्रैंड माँ तो शाओ को देखकर खुश हो जाती है कि मेरा लिटिल ग्रैंडसन आ गया, और वो उसे लेकर चली जाती है खेलने के लिए। और जो की मॉम लिसा से पूछती है कि तुम ही शाओ की मॉम हो ना, और फिर वो उसे कार्ड देने लगती है और कहती है कि इसमें 5 मिलियन है, तुमने इतने टाइम तक शाओ का ख्याल रखी हो तो ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए कंपेंसेशन है, और आगे मैं तुम्हें और दूंगी। फिर तो लिसा और खुश हो जाती है कि अब तो मैं यहाँ मज़े करने वाली हूँ। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि जो की कंपनी में काम पर लग जाती है, साथ ही साथ वो अपनी डिलीवरी की भी जॉब कर रही होती है, और साथ ही साथ वो एक बार में पार्ट टाइम वेट्रेस की भी जॉब कर रही होती है। तभी यहाँ बार में जो आया होता है और वो अचानक से जेनी का हाथ पकड़ के उसे रोकता है। तभी जेनी भी उसे देखकर शॉक होती है कि बॉस यहाँ पर क्या कर रहा है। जो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, और जेनी सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस को किसी ने ड्रग दे दिया है और इन्हें अब मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो ये सोचता है कि ये कुछ भी सोच रही है। फिर वो उसे इशारा करता है और जेनी समझ जाती है कि लगता है बॉस आपको अस्थमा है। फिर वो जल्दी से उसे ऑक्सीजन देती है। फिर जाकर जो सांस लेता है और फिर वो उसे पूछता है कि वैसे तुम्हारे पास ये कैसे। तो फिर जेनी उसे बता देती है कि बॉस मेरे बेटे को भी अस्थमा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जाती हूँ। तो जो शॉक होकर कहता है कि तुम्हारा खुद का बेटा है। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स बॉस खुद का ही होगा ना। तो जो पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई और भी बेटा है। तो जेनी सोचती है कि मेरे बिल्ली के बच्चे भी तो मेरे बचे हुए। फिर वो इसे हाँ बोल देती है। फिर जो जेनी से और सवाल करने लगता है और उसे पूछता है कि उसके बच्चों का डैड कहाँ पर है। तो जेनी कहती है कि वो बहुत दूर जा चुका है। तो जो सोचता है कि लगता है वो मर गया है। फिर जेनी जल्दी से बहाना करते हुए जो से कहती है कि बॉस मैं यहाँ पर कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करती हूँ, वो तो मेरी फ्रेंड बीमार थी तो उसने मुझे अपनी शिफ्ट पर भेज दी, इसलिए मैं आज उसकी जगह पर काम कर रही हूँ। पर तभी इतने में जो जेनी के पॉकेट में बहुत सारी बिल वगैरह देख लेता है और कहता है कि क्या तुम रेस्टोरेंट में भी पार्ट टाइम जॉब करती हो, साथ ही डिलीवरी जॉब भी करती हो और यहाँ पर भी। तो जेनी कहती कि बिल्कुल भी नहीं, ये सब मेरा नहीं है। और वो मन में सोचती है कि बॉस को अगर पता लग गया कि मैं इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ तो ये कहीं मुझे जॉब से फायर ना कर दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ को देखने के लिए यहाँ घर पे डॉक्टर आया होता है और वो उसका चेकअप करने के बाद बताता है कि शाओ ठीक हो सकता है और फिर वो एक दिन बोलने लगेगा। तो फिर जो की मॉम तो बहुत ही खुश हो जाती है और डॉक्टर से कह देती है कि अब उसके ग्रैंडसन की ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी उसकी है। तो लिसा तो ये सुनकर डर जाती है और मन में सोचती है कि अगर ये बच्चा एक दिन ठीक हो गया तो फिर तो ये सारा सच बता देगा और मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। क्या ये पूरी ज़िंदगी भर ऐसे गूंगा नहीं रह सकता है। फिर रात में ये चुपके से शाओ के रूम में कोई दवा लेकर आ जाती है उसे देने के लिए, और तभी इतने में यहाँ पर जो आ जाता है और वो अपने बेटे को देखने के बाद इसे कहता है कि तुम बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर लिसा तो बाहर आने के बाद जो के पास बैठकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो जो तुरंत ही उसे चिल्लाता है और यहाँ से जाने लगता है। तो ये कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए की क्योंकि यहाँ घर में सब कोई मुझे इतना प्यार कर रहा है,
लेकिन मुझे स्टेटस की ज़रूरत है जो कि तुम ही मुझे दे सकते हो। तो जो कह देता है कि तुम्हारा इस घर में यही स्टेटस है कि तुम मेरे बेटे शाओ की मॉम हो, और उसके अलावा मैं सिर्फ तुम्हें पैसे और रिस्पेक्ट दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा की मुझसे उम्मीद मत रखना, और हाँ, दोबारा ऐसी हरकत मेरे सामने मत करना। तो ये तुरंत ही एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं बस डर रही थी कि तुम मुझे कहीं यहाँ से भगा ना दो। तो ये कहता है कि डरो मत, तुम मेरे बच्चे की मॉम हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से भगाऊंगा नहीं। ये बोलकर वो चला जाता है। पर लीसा तो सोच लेती है कि वो इसे फंसा कर इस घर में अपनी जगह बना के रहेगी। फिर नेक्स्ट डे जो अपने ऑफिस में होता है और वो अपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे अम्यूज़मेंट पार्क की लिस्ट देने के लिए बोल रहा होता है ताकि इनमें से वो एक चूज़ करके खरीदेगा। तो फिर सेक्रेटरी उसे पूछ रही होती है कि बॉस, क्या हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? तो फिर जो बताता है कि नहीं, मैं अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट खरीद रहा हूँ। तभी इतने में जेनी यहाँ पर आ जाती है और वो जो की बातें सुनकर शॉक होती है कि अम्यूज़मेंट पार्क गिफ्ट के तौर पे। सच में अमीर लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। फिर जो की सेक्रेटरी से सवाल करने लग जाती है कि बॉस, आपके पास बेटा कहाँ से आ गया? तो फिर वो कह देता है कि तुम्हें मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जगह ये जाएगी। जेनी तो शॉक होती है कि वो उसे ले जाना चाहता है, और यहाँ सेक्रेटरी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। फिर इसके बाद जेनी जो के साथ जाने के लिए जब कार में आके बैठती है तो वो काफ़ी साइड में बैठ रही होती है। तो ये जो देख लेता है और उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं किसी बच्ची वाली मॉम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर जेनी अच्छे से बैठ जाती है। फिर लोग अम्यूज़मेंट पार्क पहुँचते हैं और वहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क का ओनर उन लोग को सारी डिटेल वगैरह बता रहा होता है। तो फिर जो जेनी से पूछता है कि तुम्हें ये अम्यूज़मेंट पार्क कैसा लगा? तो जेनी कहती है कि हमें पहले एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए। तो फिर जो जेनी को कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम जाकर मेरी जगह एक्सपीरियंस करके आओ। तो फिर जेनी तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो अलग अलग झूले पर बैठकर बहुत ही इंजॉय करती है। और जो उसे खुश देखकर सोचता है कि उसकी लाइफ कितनी मुश्किल थी जो इतनी छोटी सी खुशी में वो इतना खुश हो रही है। फिर जेनी यहाँ लीसा को कॉल करके अपने बेटे शाओ को ये अम्यूज़मेंट पार्क दिखा रही होती है। और फिर तभी इतने में जो जैसे यहाँ पर उसके वीडियो कॉल में देखने लगता है तो लीसा जो को देख लेती है और फिर वो जल्दी से कॉल कट करती है और बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि आखिर जेनी और जो दोनों साथ में कैसे हैं। लगता है जेनी उसी के साथ काम कर रही है। फिर यहाँ पर जेनी से जो पूछने लगता है कि वो किससे कॉल पे बात करी थी। तो जेनी बताती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड से, वो मेरे बेटे को लेकर अपने घर गई है। फिर जो से पूछता है कि उसे ये अम्यूज़मेंट पार्क कैसा लगा। तो जेनी तारीफ़ करती है कि ये बहुत ही सेफ्टी वाला अम्यूज़मेंट पार्क है। तो फिर जो का असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस ने तो ऑलरेडी ये पार्क खरीद चुके। तो वो जेनी कहती है कि इतनी जल्दी? फिर वो जो से कहती है कि बॉस, क्या मैं भी अपनी एक रिक्वेस्ट बोल सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने बेटे को यहाँ कभी कभार पार्क में ला सकूँ। तो फिर जो इसके लिए परमिशन दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो की मॉम को, जो कि लीसा को इस बारे में बता रही होती है कि उनकी फैमिली की तरफ से एक पार्टी रखी जाने वाली है जहाँ पर वो लोग अपने ग्रैंडसन को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं सभी से। तो फिर वो उसकी मॉम है तो वो लोग उसे भी सभी से मिलवाएंगे क्योंकि ऑफ कोर्स जो की लाइफ में अब तक कोई और लड़की नहीं थी। तो जो की मॉम चाह रही होती है कि अब क्योंकि ये उसके बेटे की मॉम है तो फिर वो दोनों ही कपल बने। लीसा तो बहुत ही खुश होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो जेनी को काम दे रहा होता है कि वो इस पार्टी की सारी तैयारियां करे और अगर वो अच्छे से काम करेगी तो वो उसकी सैलरी ट्रिपल कर देगा। तो जेनी बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि फिर आप बॉस फिक्र मत करो, मैं अपना काम पूरा अच्छे से करूँगी। फिर ये सुनने के बाद जो का असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, आपने असिस्टेंट जेनी की तो सैलरी बढ़ा दी पर मेरा क्या? तो जो कहता है कि तुम अपना कार ड्राइव करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी घर पहुंचती है और उसकी फ्रेंड यहाँ पर शाओ के साथ मिलकर उसके लिए खाना बना के रखी होती है और फिर ये लोग साथ में डिनर करते हैं। और जेनी अपनी फ्रेंड लिसा को इस बारे में बताती है कि वो अभी कुछ प्रोजेक्ट के काम में बिजी रहने वाली है तो वो शाओ का ऐसे और अच्छे से ख्याल रखते रहे। तो फिर लिसा मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि पार्टी वाला दिन आ जाता है और लिसा अपने काम में लगी होती है सारी तैयारियां करवाने में और फिर पार्टी शुरू हो जाती है और जो जेनी के बेटे शाओ को लेकर और लिसा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है और जेनी तो यहाँ बैक स्टेज में होती है और तभी वो ग्रैंडमा को देख लेती है और उन्हें वो केक खाने से रोकती है कि वो इतना ज़्यादा स्वीट नहीं खा सकती है और फिर वो उन्हें अपने साथ लेके जाती है। और फिर लिसा देखती है कि शाओ ने जेनी को देख लिया और वो उसके पीछे चला गया होता है। फिर जेनी जैसी अपने बेटे शाओ को देखती है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे? लगता है तुम मम्मी से मिलने आए होंगे। फिर शाओ ग्रैंडमा के साथ खेलने लगता है और तभी इतने में अपनी ग्रैंडमा को ढूंढते हुए जो आ जाता है और फिर वो कहता है कि शाओ तुम भी यहाँ पर हो। तो जेनी शॉक होती है कि बॉस ने मेरे बेटे से पहले ही मिल लिए। फिर शाओ तो जल्दी से
जो और जेनी को मॉम डैड कहने लगता है, क्योंकि अब वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है और अब वो इतना वर्ड बोल लेता है। फिर जो तो खुश होने लगता है क्योंकि वो जेनी को लाइक करने लग गया है। बाहर से लिसा ये सब देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आती है कि आखिर ये पूरी फैमिली एक साथ कैसे हो गए। फिर तभी इतने में इसके पास वही सेक्रेटरी आ जाती है और वो कहने लगती है कि आप बॉस की वाइफ बनने वाली है, तो मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ कि आपको उस लड़की के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रही होगी। तो आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए उसे कंपनी से निकलवा दूंगी। फिर जो यहाँ पर अपनी ग्रैंड माँ को किसी गेस्ट से मिलवाने के लिए लेकर चला जाता है और फिर लिसा यहाँ जेनी के पास आकर उसे झूठ झूठ बताती है कि मुझे पार्टी में घूमने आने का मन था, तो मैंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारे बेटे शाह को भी अपने साथ लेकर आ गई। तो जेनी कहती है कोई बात नहीं और फिर लिसा यहाँ से शाह को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो अपनी कंपनी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में होता है जहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट आए होते हैं और फिर जो जेनी को सभी को फाइल देने के लिए बोलता है। जेनी सभी को फाइल बांट देती है, पर जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो सभी क्लाइंट देखते हैं कि फाइल में तो कुछ है ही नहीं। फिर ये सेक्रेटरी खुश होने लगती है और वो सोचती है कि अब जेनी को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और फिर वो उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, उसने इतना बड़ा काम, उसने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग खराब कर दी है। जेनी भी समझ जाती है कि सेक्रेटरी ने उसे फंसाई है। फिर ये सोचती है कि मुझे ये मीटिंग ख़राब नहीं करनी चाहिए। फिर जेनी सभी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आपको खुद ही प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये सुनकर सेक्रेटरी कहने लगती है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो। तो यहाँ पर जो जेनी से कहता है कि तुम कैसे करोगी, क्या तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्लान याद है। तो जेनी कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो और फिर वो पूरा प्लान खुद ही एक्सप्लेन कर देती है। तो सभी क्लाइंट बहुत ही खुश होते हैं इस प्लान को सुनकर और ये सेक्रेटरी को बहुत गुस्सा आती है। और तभी से लिसा कॉल करके पूछती है कि तुमने तो बोली थी कि तुम्हारे पास तरीका है जेनी को कंपनी से निकलवाने का, तो ये क्या, तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया। तो फिर सेक्रेटरी कहती है कि मिस लिसा आप फिक्र मत करो, मेरे पास एक और रास्ता है, मैं जेनी की रेपुटेशन ख़राब कर दूंगी। फिर ये सारे क्लाइंट प्रोजेक्ट प्लान सुनने के बाद बहुत ही खुश होते हैं और जो की भी तारीफ़ करते हैं कि जब उसकी असिस्टेंट इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है तो फिर वो लोग उसके साथ ज़रूर काम करना चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों को उसका प्रोजेक्ट प्लान अच्छा लगा। फिर सभी यहाँ से चले जाते हैं और जो लिसा की तारीफ़ करता है कि उसने तो बहुत ही अच्छा करी। तो ये कहती है कि बॉस कहीं आप मुझे इसलिए तो ब्लेम नहीं करेंगे ना जो मैंने मीटिंग ख़राब कर दी थी। तो ये कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और फिर वो असिस्टेंट को इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि आखिर इसमें किसकी गलती थी। दूसरी तरफ ये सेक्रेटरी यहाँ पर एक क्लाइंट के साथ डील कर रही होती है कि वो जेनी को आज उसके होटल रूम में भेज देगी और उसका भी काम हो जाएगा। फिर लिसा को सेक्रेटरी का मैसेज आ जाता है कि आज उसकी रेपुटेशन ख़राब होकर रहेगी। तो लिसा तो बहुत ही खुश होने लगती है और सोचती है कि जेनी तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो क्योंकि तुमने मुझे ये करने पर मजबूर करी हो, तुम अगर दूर नहीं जाओगी तो मैं अपनी जगह कैसे बनाऊंगी। और फिर यहाँ पर शाह की तबीयत बहुत ख़राब होती है तो डॉक्टर उसका चेकअप करके गया होता है। फिर जोया उसका ख्याल रख रहा होता है। तभी इतने में लिसा उसके लिए सूप लेकर आती है और कहती है कि तुमने कुछ भी खाया नहीं हो। तो जो मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं पीऊँगा। तो फिर लिसा एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि तुम ज़रूर मुझे ब्लेम कर रहे होंगे ना कि मैंने शाह का ठीक से ख्याल नहीं रखी और ये बीमार हो गया, इसलिए तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहते हो। तो ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है और वो सूप पी लेता है और यहाँ से चला जाता है। फिर ये खुश होने लगती है क्योंकि इसने उसमें ड्रग मिलाई थी। फिर हम देखते हैं कि जो अपने स्टडी रूम में काम कर रहा होता है और तभी उसे असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे इस बारे में बताता है कि उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था तो उसे इस बारे में पता लगा है कि सेक्रेटरी ने क्लाइंट के साथ डील करी है और लिसा को बिजनेस ट्रिप पर भेजी है और उसी होटल रूम का कार्ड उसने उस क्लाइंट को दे दिए। ये सुनते के साथ ही जो जेनी की फिक्र करते हुए उसे बचाने के लिए कार से निकलता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं लिसा अच्छे से अपना मेकअप करके जो से मिलने के लिए स्टडी रूम में आती है पर देखती है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं। फिर दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो कि यहाँ होटल रूम में होती है और वो अपना काम कर ही रही होती है कि इतने में हम देखते हैं कि वो क्लाइंट होटल रूम के बाहर पहुँच जाता है और लिसा को भी शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो जार उठा लेती है उसे मारने के लिए, पर इतने में रूम में जो इंटर करता है वो तो जो होता है और लिसा तुरंत ही पहचान लेती है कि वो उसका बॉस है। फिर दोनों यहाँ नशे की हालत में होते हैं और किस कहने लगते हैं और फिर साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लिसा की नींद खुलती है तो वो जो को देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये क्या, मैंने अपने बॉस के साथ कैसे नाइट स्पेंड कर ली, अब कहीं ये मुझे फायर ना कर दे। जो सोच रहा होता है कि जेनी के साथ नाइट स्पेंड करके उसे वो 5 साल पहले वाली लड़की की याद आ गई है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों तैयार होकर उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर सेक्रेटरी और उस क्लाइंट के साथ सो गई होती है और वो जब उठती है तो शॉक हो जाती है और फिर ये क्लाइंट भी शॉक हो जाता है।
कि असिस्टेंट वहाँ कैसे और इसके साथ क्यों नहीं है। फिर जो को सुनकर गुस्सा आ जाती है कि वो ये सब जेनी के साथ करना चाहता था। फिर वो अपने असिस्टेंट को इसे मारने के लिए ऑर्डर देता है और फिर असिस्टेंट इस क्लाइंट की धुलाई शुरू कर देता है और जो जेनी को अपने साथ लेके जाने लगता है। और फिर मार खाने के बाद ये क्लाइंट माफ़ी मांगने लगता है और सब बताता है कि सब इस सेक्रेटरी की गलती है, इसने ही मुझे ये ऑफ़र दी थी। फिर जो की सेक्रेटरी भी उसे बता देती है कि मैंने ये सब आपकी वाइफ के कहने पर करी थी। तो जोई से चिल्लाता है और कहता है कि कुछ भी झूठ मत बोलो, मैं तो सिंगल हूँ। और फिर वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि इन दोनों को यहाँ से लेकर जाओ। फिर इसके बाद जेनी यहाँ जो से पूछती है कि अगर उसकी सेक्रेटरी ने उसके क्लाइंट को वो उसका रूम का कार्ड दे दी थी तो फिर आखिर उसने ये सब एक्सचेंज कैसे करवाया। तो असिस्टेंट बताता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देख लिया था और फिर मैंने जल्दी से जाकर उससे कार्ड एक्सचेंज कर लिया। फिर लोग बाहर जाते हैं कार में बैठने के लिए और जो जेनी के लिए कार का डोर खोलता है और उसे अंदर बैठा देता है और फिर वो खुद भी ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट को यहीं पर ही छोड़कर जेनी के साथ चला जाता है। जेनी कहती है कि बॉस आप अपने असिस्टेंट को तो भूल ही गए। तो जोई से बताता है कि मैं सिंगल हूँ और कल रात जो हुआ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो जेनी कहती है कि बॉस इसकी ज़रूरत नहीं है, वो सब बस एक एक्सीडेंट था। तो जो कहता है कि तुम मुझे कम समझ रही हो। तो जेनी कहती है कि बॉस ऐसी बात नहीं है। तो जो कहता है कि ठीक है फिर मैं हम दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले तुम्हें अपनी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता देता हूँ कि मैं अभी सिंगल हूँ पर मेरा एक 4 साल का बेटा है, लेकिन 5 साल पहले उसकी मॉम और मैंने गलती से नाइट स्पेंड करे थे और मैं उसे कोई पसंद नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं उसे कोई शादी नहीं करूँगा और वो मेरे अभी घर में ही रहती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो मेरे बच्चे की मॉम है तो वो उसका ख्याल रख रही है। तो फिर जेनी कहती है कि बॉस लेकिन आपको मेरी सिचुएशन के बारे में थोड़ी ना मालूम है। तो ये कहता है कि मुझे पता है तुम भी सिंगल हो लेकिन तुम्हारा एक 4 साल का बेटा है और तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे बेटे को पसंद नहीं करूँगा, उल्टा मैं तो तुम लोग को खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा। तो जेनी मन में सोचती है कि क्या ये बॉस का कन्फेशन है। फिर जो पूछने लगता है कि तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोची हो। तो जेनी कहती है कि बॉस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो ये कहता है कि ठीक है फिर लेकिन ज़्यादा टाइम मत लेना। फिर हम यहाँ लिसा को देखते हैं जो कि घर में सेक्रेटरी की मैसेज का वेट कर रही होती है और सोचती है कि उसने मुझे मैसेज करके कुछ भी बताया क्यों नहीं, उसने बोली थी ना कि वो तो उसकी रेपुटेशन ख़राब कर देगी। इतने में जो घर आ जाता है और वो इसे कहता है कि मेरे साथ चलो मुझे तुमसे बात करनी है और फिर वो इसे बता देता है कि वो किसी और से शादी करने वाला है। तो ये सुनकर ये शॉक हो जाती है और जो कहता है कि हाँ अब मैं शादी करने जा रहा हूँ इसलिए तुम्हारा यहाँ पे रहना सही नहीं होगा, तो मैं तुम्हारे लिए एक और घर खरीद देता हूँ, तुम वहाँ पे रहना। तो ये कहती है कि तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो, शाओ की मॉम मैं हूँ। देखो अगर तुम किसी से शादी करोगे और फिर शाओ की स्टेप मदर आ जाएगी और वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी तो फिर। तो कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो क्योंकि मैं जिससे शादी करने वाला हूँ वो तुम्हारी फ्रेंड है और वो तो शाओ का अच्छे से ख्याल रखेगी ना। तो लिसा तो ये सुनकर शॉक हो जाती है कि तुम जेनी से शादी करने वाले हो। तो ये कहता है कि हाँ इसलिए अब तुम शाओ की फिक्र मत करो, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर लिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि आखिर ये और जेनी साथ कैसे हो सकते हैं, मैं जेनी की शादी उसके साथ नहीं होने दूंगी। फिर लिसा जेनी के घर पे उसका इंतज़ार कर रही होती है और जैसे जेनी घर आती है तो लिसा उसे बताने लगती है कि मेरी शादी होने वाली है और मैं तुम्हें अपने फियांसी को दिखाती हूँ। और फिर वो उसे जो का फोटो दिखा दी है और कहती है कि देखो मेरा फियांसी कितना हैंडसम है। तो जो को देखकर जेनी तो शॉक रह जाती है और फिर रात में हम देखते हैं जो उसे मैसेज करता है और उसे गुड नाइट बोल रहा होता है। तो जेनी याद करने लगती है कि लिसा उसे कैसे कह रही थी कि उसका बचपन से ही ड्रीम था कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती है और अब वो ड्रीम पूरा होने वाला है क्योंकि वो जो जैसे रिच मैन से शादी करने जा रही है। वो जेनी से कहती है कि तुम मेरे लिए खुश होंगी ना, तो जेनी हाँ बोलती है। फिर यही सब याद करके जेनी जो को मैसेज करती है कि बॉस मुझे कल आपसे ज़रूरी बात करनी है। तो जो इसका मैसेज देखने के बाद सोचता है कि लगता है वो मेरा प्रपोजल अब एक्सेप्ट करने वाली है और वो खुद मुझसे पर्सनली बताएगी। फिर वो बहुत ही खुशी खुशी नेक्स्ट डे ऑफिस में उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुमने इस बारे में सोच लियो। तो वो कहती है कि हाँ और फिर उसे अपना रिजाइनेशन लेटर देती है। तो जो ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो, इसके लिए तुम्हें रिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत थी। तो फिर ये बताती है कि मेरे बच्चे का डैड मुझे देखने आया था। तो जो कहता है कि अच्छा तो तुमने सोच लियो कि तुम उसके साथ वापस अपना रिलेशन स्टार्ट करना चाहती हो, तो इसके लिए तुम रिज़ाइन मत करो, तुम बहुत ही अच्छे से काम कर रही हो और तुम आगे बढ़ सकती हो, तो इसके लिए रिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा। तो फिर जेनी मान जाती है कि ठीक है बॉस और वो चली जाती है। फिर यहाँ पर जो का असिस्टेंट आता है फ्लावर लेकर
तो जोई से कहता है कि तुम इसे जाकर अपनी सिस्टर को दे दो और यहाँ से चला जाता है। तो असिस्टेंट सोचता है कि मेरे पास तो कोई सिस्टर ही नहीं है। फिर जो जब अपने घर पहुँचता है तो उसकी मॉम उसे बैठने के लिए बोलती है और उससे इस बारे में बात करती है कि अब उसे शाओ की मॉम मिल गई है और वो दोनों ने नाइट स्पेंड भी किए थे, तो अब उन दोनों को साथ हो जाना चाहिए और एक कपल बनना चाहिए। सो इसके लिए मना कर देता है कि वो उसे पसंद ही नहीं करता। तो इसकी मॉम कहती है कि लेकिन ऐसा क्यों। फिर जो याद करने लगता है कि 5 साल पहले वाली लड़की उसे कोई डिफरेंट ही लग रही थी और ये डिफरेंट है। फिर ये शक करने लगता है और तभी इतने में लिसा तो छुप कर ये सब सुन रही होती है और वो जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। फिर जो जाकर नॉक करता है और लिसा को बाहर बात करने के लिए बुलाता है और फिर उससे इस बारे में सवाल करने लगता है कि अगर सच में वो 5 साल पहले वाली लड़की है तो वो उसे इस बारे में बताए कि वो उससे किस होटल में मिली थी और कब मिली थी। फिर लिसा को तो होटल का नाम और रूम नंबर सब पता था और वो इसे एक्टिंग करते हुए सब बता देती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझ पर ऐसा शक करोगे। फिर जो तो अपसेट हो जाता है कि लगता है ये सच में वही है। फिर लिसा यहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैंने ही तो तुम्हारे होटल रूम में जेनी को भेजी थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेनी के मॉम डैड मर गए थे और उसकी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई थी। तो जेनी के ऊपर 1 मिलियन का कर्जा भी था जिसे भरने के लिए उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो लिसा ने उसे एक काम का ऑफर दी थी, उसे किसी रिच मैन के पास भेजी थी कि अगर उसके साथ वो नाइट स्पेंड कर लेगी तो वो उसे 1 मिलियन दे देगा। और फिर जेनी जब उस रूम में जाती है तो वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि जो होता है और वो जेनी को देखते के साथ ही कहने लगता है कि तुम जैसी कॉलेज स्टूडेंट क्या पैसों के लिए कुछ भी करने लग गई है। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने इस काम के लिए तुम्हें नहीं बुलाया हूँ, ये मेरे फ्रेंड की तरफ से एक प्रैंक होगा। तो फिर जेनी कहने लगती है कि मुझे 1 मिलियन की बहुत ज़रूरत है इसलिए प्लीज़ मुझे अपने पास रख लो। और फिर उसके नज़दीक आ जाती है। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं और हमें ये भी दिखाते हैं कि जेनी से जो गुंडे पैसे मांग रहे थे वो तो बस लिसा के कहने पर एक्टिंग कर रहे थे और लिसा के ऊपर उसके मॉम डैड का तो कोई कर्जा था ही नहीं बल्कि ये सब जेनी की प्लानिंग थी। उसे लिसा से पैसे निकलवाने थे तो उसने गुंडों का सहारा ली और वो उनके साथ ऑफर रखती है कि वो आधे पैसे उन्हें देगी और आधे खुद ले लेगी। फिर फ्लैशबैक यहाँ ख़त्म होता है और जो शाओ की बहुत केयर कर रहा होता है। तभी इतने में लिसा देखकर सोचती है कि अगर शाओ पूरी तरीके से मेरा बेटा बन जाएगा तो फिर मेरी जगह कोई नहीं छीन सकता। फिर ये प्लानिंग करती है और जेनी को उसके बेटे शाओ के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भेजती है और वहाँ पर वो चुपके से शाओ को किडनैप कर लेती है और उसे एक रूम में लॉक कर देती है। और फिर जेनी अपने बेटे को हर जगह ढूंढती है और बहुत मुश्किलों से वो यहाँ मिल जाता है, पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो यहाँ बेहोश हो चुका होता है और हॉस्पिटल में फिर उसे लाना पड़ता है। फिर वो बच तो जाता है पर लिसा यहाँ जेनी को समझाने लगती है कि वो काम में इतना बिजी रहती है तो उसके पास टाइम ही नहीं है अपने बेटे को संभालने के लिए। इसलिए वो कहती है कि तुम मुझे शाओ को दे दो, मैं उसका ख्याल रख लूँगी। तो जेनी कहती है कि तुम मुझे टाइम दो, मैं इस बारे में सोचूंगी। और फिर नेक्स्ट डे जेनी जब ऑफिस जाती है तो वो जो से कहती है कि बॉस मुझे आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना था कि अगर आपकी फियांसी किसी बच्चे को साथ लेकर आपसे शादी करना चाहेगी। और फिर ऐसा बोलकर वो मन में सोचती है कि बॉस आखिर थोड़ी ना इसके लिए मानने वाले। जो मन में सोचता है कि लगता है ये इस बारे में मुझसे झूठ कह रही थी कि इसका बच्चे का डैड आ गया है, ये सब बस बहाना था और ये बस ये डर रही है कि मैं इसके बच्चे को लाइक नहीं करूँगा। फिर ये से कहता है कि ऑफ कोर्स है, तो क्या मैं अपनी फियांसी को लाइक करता हूँ तो वो जो बच्चा लेकर आएगी मैं उसे भी लाइक करूँगा। फिर जेनी तो ये सुनकर खुश हो जाती है और सोचती है कि बॉस लिसा को इतना लाइक करते हैं फिर तो वो मेरे बेटे के साथ भी अच्छे से रहेंगे। फिर ये इसे थैंक यू बोलकर चली जाती है और जो शॉक रह जाता है कि आखिर उसका इस एक्सप्रेशन से क्या मतलब था। फिर इसके बाद जेनी अपनी फ्रेंड लिसा को कॉल करके कह देती है कि वो अपने बेटे की कस्टडी उसे देने के लिए तैयार है और फिर वो उसे मिलने जाती है और लिसा यहाँ जेनी को सब अच्छे से अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं शाओ का अपने खुद के बेटे की तरह ही ख्याल रखूँगी। और तुम ही सोचो ना, तुम नहीं चाहती होंगी ना कि जैसे तुम्हारा बचपन खराब हुआ वैसे ही उसका भी खराब हो। फिर जेनी याद करने लगती है कि कैसे उसके मॉम डैड के जाने के बाद उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया था और फिर उसे ये सब करना पड़ गया। फिर जेनी यहाँ कस्टडी पेपर्स पे साइन कर देती है और शाओ को पूरी तरीके से अपनी फ्रेंड लिसा को दे देती है। और फिर शाओ जेनी से दूर जाने के लिए रोने लगता है तो फिर जेनी उसे समझाती है कि वो लिसा के साथ जाए, वो उसका ख्याल रखेगी और वो उसकी सारी बात सुने। फिर शाओ जेनी की बात मानकर लिसा के साथ चला जाता है और फिर जेनी दरवाज़ा बंद करती बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा शाओ को लेकर जेनी से मिलने उसके घर आ जाती है तो जेनी उनको अच्छे से नूडल्स पका के देती है और फिर दोनों जब खा रहे होते हैं तभी इतने में लिसा यहाँ पहुँच जाती है ग्रैंडमा और शाओ को लेके जाने के लिए।
पर ग्रैंड माँ तो लिसा से डर रही होती है और वो जेनी के पास आकर कहने लगती है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर जेनी लिसा से कहती है कि चलो मैं ग्रैंड माँ को साथ लेके चलती हूँ और तुम लोग को बाहर तक छोड़ देती हूँ। फिर ये लोग जैसे ही बाहर आते हैं तभी इतने में जो खुद ही आ जाता है कार से इन लोग को पिक करने के लिए। तो लिसा कहने लगती है कि मैंने बोली थी ना कि मैं ले आऊँगी, तो तुम खुद क्यों आ गए। फिर जेनी ये चीज़ नोटिस करती है कि जो तो उसके बच्चे को कितना अच्छे से ट्रीट कर रहा है जैसे कि उसका ही बेटा है। फिर ये लिसा तो फिर से सेक्रेटरी को और पैसे देकर उसे जेनी से निपटने के लिए काम दे रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि एक गुंडा यहाँ जेनी का पीछा कर रहा होता है, पर तभी इतने में ग्रैंड माँ यहाँ पहुँच जाती है। तो ये गुंडे तो दोनों को ही किडनैप कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये लोग को एक जगह पर बांध के रखते हैं। तभी सेक्रेटरी तो ऑर्डर दे देती है इन गुंडों को कि इन दोनों को ही मार दो, पर तभी यहाँ पर जो पहुँच जाता है और वो जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को सेव करता है और ग्रैंडमा उसे बताती है कि जेनी वहाँ पर है। फिर ये जल्दी से जाता है और देखता है कि ये सेक्रेटरी तो यहाँ पर जेनी को मारने के लिए उसे धक्का दे रही होती है, पर फिर वो उसे बचा लेता है। जेनी यहाँ पर बेहोश हो जाती है तो जो उसे उठाकर लेकर जाता है और फिर हॉस्पिटल में वो डॉक्टर से पूछता है कि जेनी अभी कैसी है। तो डॉक्टर बताती है कि उसकी हालत ठीक है, लेकिन वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है तो उसे उसका ख्याल रखना चाहिए था। ये सुनकर जो तो शॉक रह जाता है और फिर वो याद करता है कि यानी ये उसी का बच्चा है, क्योंकि वो दोनों ने 2 महीने पहले ही नाइट स्पेंड करे थे। और फिर नर्स जो को बिल पे करने के लिए बुलाकर लेकर जाती है और फिर जब जेनी को होश आता है तो उसके पास लिसा बैठी होती है और वो उसे कहने लगती है कि तुम अपना ख्याल रखो, तुम प्रेग्नेंट हो। तो जेनी ये सुनकर शॉक होती है और फिर वो याद करती है कि उसने जो के साथ नाइट स्पेंड करी थी। फिर लिसा जेनी से पूछ रही होती है कि तुम्हारे बच्चे का डैड कौन है। तो ये मन में सोचती है कि मैं लिसा को पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि इस बच्चे का डैड जो है। फिर जेनी लिसा को झूठ बताती है और कहती है कि एक दिन मैं बहुत ही अपसेट थी तो मैं बाहर चली गई थी, तो वहाँ पर ही मैंने किसी मेल मॉडल के साथ नाइट स्पेंड कर ली। फिर ये सुनने के बाद लिसा को तो खुशी मिलती है और ये सोचती है कि अगर मैं जो को इस बारे में बताऊंगी ना तो वो तो इसके ऊपर कम्प्लीटली गिव अप कर देगा। और फिर हम देखते हैं लिसा घर आने के बाद जो से इस बारे में बताने लगती है कि जेनी ने किसी वाइल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली और वह प्रेग्नेंट भी हो गई है और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। ऐसा बोलकर ये सोचती है कि इसके एक्सप्रेशन से ही लग रहा है कि अब ये उसे बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रही होगी। पर हम देखते हैं कि जो यहाँ से बाहर जाने के बाद अपने असिस्टेंट को साथ में बैठकर ड्रिंक करने का बोलता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे बता दो। तो जो कहता है कि तुम चुपचाप से बैठो और फिर वो उसे बताने लगता है कि मुझे तुमसे अपने फ्रेंड के लिए क्वेश्चन करना था। तो असिस्टेंट सोचता है कि बॉस भी ना अपने बारे में क्वेश्चन करने के लिए इतना घुमा फिरा रहे हैं। फिर वो कहता है कि बॉस आप पूछो। फिर जो उसे क्वेश्चन करता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर लिया, लेकिन अब वो लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद उसे डंप कर रही है। तो असिस्टेंट कहता है कि मिस जेनी आपको पसंद करती है, लेकिन वो ये सब झूठ बोल रही है, तो आपको कम्प्लीटली गिव अप नहीं करना चाहिए। तो जो तो खुश जाता है और कहता है कि वैसे मैंने अपनी फ्रेंड की बातें किया था, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो। फिर नेक्स्ट डे जो कंपनी में होता है और उसका असिस्टेंट उसे बहुत सारी बुक्स ला कर देता है जिसमें से वो ट्रिक सीखेगा जेनी को चेस करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि जेनी यहाँ जो से मिलने के लिए जैसे ऑफिस में आती है तो वो उसके बच्चे के लिए बहुत सारे गिफ्ट पकड़ाता है। तो जेनी ये ले लेती है और फिर वो जाकर सोचने लगती है कि बॉस ने आखिर मेरे बच्चे के लिए गिफ्ट क्यों दिया, वो तो पहले से उनके घर पे है ना। लगता है बॉस मेरा टेस्ट कर रहे हैं कि मैं ये सारे गिफ्ट शाह को दूंगी कि नहीं। फिर जब जो घर आता है तो वो ये सारे टॉय अपने घर पे देखकर लिसा से पूछता है कि ये कहाँ से है। तो कहती है कि मैंने खरीदी हूँ। तो फिर ये देखकर पहचान जाता है कि ये तो लिमिटेड एडिशन है जो कि मैंने जेनी को दिया था। फिर जो फिर से अपने असिस्टेंट से इस बारे में डिस्कस करता है तो इसका असिस्टेंट इसे एक ट्रिक सिखाता है कि उसे एक डेट अरेंज करना चाहिए अपने और जेनी के साथ, और साथ ही में दोनों बच्चों के साथ 4 लोगों की डेट। फिर जेनी जो के बोलने पर पार्क में पहुंचती है और देखती है कि शॉ के साथ पहले से उसका फ्रेंड आया होता है और ये इसे लगता है कि ये जो का बेटा है। फिर ये उन लोग के साथ मिलकर झूला झूलने लगती है और जब जो यहाँ पहुँचता है तो वो उस दूसरे लड़के को देखकर सोचता है कि लगता है ये जेनी का बेटा है और फिर वो खुश हो रहा होता है। फिर दोनों बच्चों को साथ में खेलता हुआ छोड़कर दोनों साथ में बैठते हैं बात करने के लिए और जेनी को तो यही लग रहा होता है कि जो उसके बेटे का कितना ख्याल रख रहा है। फिर ये लोग देखते हैं कि शॉ की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जेनी उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगती है। फिर लोग उसके लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं और फिर तभी इतने में जो को उसकी मॉम की कॉल आती है तो वो साइड में चला जाता है बात करने के लिए और जो की मॉम उसे बताती है कि मैं जब लास्ट टाइम हॉस्पिटल गई थी तो मैं एक सिंगल मदर से मिली थी जो कि बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसका बच्चा भी हमारे शॉ
ही एज का ही है और उसने बताई थी कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो अगर तुम उसकी मेडिकल फ़ीस में उसकी हेल्प कर सकते हो तो क्यों ना तुम कर दो और जाकर उस लड़की से मिल लो, मैं उसका नंबर तुम्हें देती हूँ। फिर यहाँ पर जेनी को भी उसका जो डॉक्टर फ्रेंड होता है उसे उस लेडी का नंबर दे देता है, यानी कि जो की मॉम का, और बता देता है कि वो उसकी बच्चे की मेडिकल फ़ीस भरने में हेल्प कर सकती है। फिर जेनी जब रेस्टोरेंट में उससे मिलने जाती है तो जो भी यहाँ पर पहले से वेट कर रहा होता है, और फिर जो जब जेनी को कॉल उठाता है तो वो यहाँ पर कॉल उठा लेती है और फिर दोनों ही आवाज़ सुन लेते हैं और शॉक हो जाते हैं। फिर जेनी यहाँ जो के पास आके बैठती है और फिर दोनों एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं और शाओ को पता लगता है कि जो जिसे अपना बेटा कह रहा है वो उसी को बेटे को अपना कह रहा है, और जो भी शॉक हो जाता है कि वो शाओ की मॉम लिसा को समझ रहा था और बल्कि उसकी मॉम तो जेनी है, जेनी खुद उसे बताती है। तो फिर जो भी समझ जाता है कि लिसा ने सब उसे झूठ बोली थी। फिर सीन यहाँ पर कट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि जेनी अपनी फ्रेंड लिसा से मिलने गई होती है, तो वो उसके घर में किसी मैन को देखती है पीछे से और सोचती है कि वो जो है, तो फिर ये अपसेट होकर चली जाती है। और लिसा का यही प्लान होता है कि वो जेनी को मिसअंडरस्टैंडिंग में डालना चाहती है। और फिर जो अपनी कंपनी में जाने के बाद अपने असिस्टेंट से इस बारे में बात कर रहा होता है कि जेनी और उसकी किस्मत कितनी जुड़ी हुई है, 5 साल पहले भी वो दोनों साथ थे और अब वापस भी। तो यही सोच कर जो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और फिर उसके बाद वो जेनी से मिलने के लिए डिनर पे जाता है, पर तभी जेनी की जगह यहाँ पर लिसा आ जाती है और वो सोच रही होती है कि वैसे भी अब जो सब कुछ जान गया है ना कि उसने सब झूठ बोली थी, तब वो उसके साथ एक्टिंग करेगी। फिर ये उसे बताती है कि जेनी तुम्हें लाइक करती ही नहीं है और वो यहाँ पर नहीं आने वाली। तो फिर ये सुनकर ही शॉक होता है और फिर जेनी से मिलने हॉस्पिटल जाता है और फिर दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तभी इतने में शाओ बीमार हो चुका होता है और उसे हॉस्पिटल लाया जाता है क्योंकि उसे एलर्जी हो गई थी। और फिर लिसा जेनी को ब्लेम करने लगती है कि तुमने मेरे बेटे का ये क्या हाल कर दियो। तो जेनी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कही। तो इतने में जो की मॉम आ जाती है और वो भी जेनी को चिल्लाने लगती है। जेनी कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, वो मेरा खुद का बेटा है। तो फिर ये लोग बिलीव नहीं करते। जेनी कहती है कि मैं सच कह रही हूँ और वो जो से कहती है कि तुम्हें तो पता ही है ना। फिर लिसा सारे प्रूफ दिखाने लग जाती है कि शाओ तो उसका बेटा है और ये कितना बड़ा झूठ बोल रही है। तो फिर जो की मॉम तो लिसा पर बिलीव करती है और जेनी को चिल्लाने लगती है। और फिर जो भी ये सब देखने के बाद जेनी को चिल्लाता है कि वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है, उसने उसे इतना लाइक किया पर फिर वो इतनी धोखेबाज निकली। और फिर इसके बाद जेनी अपना लगेज पैक करके यहाँ से निकल रही होती है और लिसा आकर उसे कहने लगती है कि तुमने देख ली ना, यहाँ पर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और फिर हम देखते हैं पार्टी में लिसा पहले ही पहुँच जाती है और वो सभी गेस्ट को बताने लगती है कि वो जो की होने वाली वाइफ है। तो सभी लोग बातें करने लग जाते हैं और फिर तभी यहाँ पार्टी में जो जेनी को लेकर पहुँचता है और फिर उसे स्टेज पर भी लेकर जाता है और सभी को बताता है कि ये मेरी फियांसी है और ये मेरा बेटा है। तो फिर सभी लोग खुश होने लगते हैं कि ये दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही है। तभी लिसा जल्दी से स्टेज पर जाती है और जो से कहती है कि तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना, तो ये सब क्या है। तो जो कहता है कि मैं अपने बेटे की असली मॉम से शादी करूँगा और वो तुम नहीं हो। तो ये जल्दी से जो की मॉम के पास जाती है और कहती है कि मॉम आपको तो पता ही है ना कौन असली है कौन नहीं, तो आप ही बता दो कि आपकी डॉटर इन लो कौन है। ये देखो आपने तो मुझे जेड ब्रेसलेट भी दिया था और कहा था कि मैं ही आपकी डॉटर इन लो। तो फिर जो की मॉम कहती है कि ऐसे जेड ब्रेसलेट तो मैं कितने को भी दे सकती हूँ। और फिर वो यहाँ पर बहुत सारे ब्रेसलेट मंगवाती है और गेस्ट में बांट देती है और कहती है कि देखो अब यहाँ तो इतने सारे लोगों के पास है, तो क्या सब लोग मेरी डॉटर इन लॉ बनेंगे। तो फिर ये कहती है कि आप लोग मेरी इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं। फिर ये कहने लगती है कि लेकिन शाओ की मॉम तो मैं ही हूँ ना। तो मॉम कहती है कि अगर तुम सच में शाओ की मॉम होती तो क्या उसकी मेडिसिन चेंज करती। तो फिर लिसा मानने के लिए तैयार नहीं होती। तो भी जो की मॉम कहती है कि उनके पास एविडेंस है। इतने में शाओ भी बोलने लगता है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे लिसा ने उसकी मेडिसिन चेंज करी थी। फिर ये लोग खुश हो जाते हैं कि शाओ अब पूरी तरीके से ठीक हो गया और वो बोल सकता है। फिर जेनी अपनी फ्रेंड लिसा को चिल्लाती है कि वो इस हद तक चली गई कि उसके बेटे तक को नुकसान पहुँचाना चाहती थी। और फिर इन लोग को न्यूज़ मिलती है कि वो सेक्रेटरी पकड़ी गई है और उसने सब बता दिए कि उसे ये सब करने को इसी ने ऑर्डर दी थी। और फिर जेनी और जो मिलकर बताने लगते हैं कि इसकी असलियत के बारे में उन दोनों को पहले ही पता लग गया था। और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेनी जो को इस बारे में भी बताती है कि लिसा ने असल में उसे उसके पास भेजी थी अपने आप को सेल करने के लिए। फिर जो सब समझ जाता है कि लिसा ने सब क्या क्या करी है। फिर वो जेनी के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग बनाता है कि वो उसे दिखाने के लिए सारी एक्टिंग करेंगे। और इसमें जो की मॉम भी मिली हुई थी
और वो तो उल्टा जेनी के साइड है। फिर यहाँ प्रेजेंट में जेनी अपनी फ्रेंड लिसा से कह देती है कि तुमने जब मेरे बेटे को हर्ट करने की कोशिश की तभी हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई। तो ये कहती है कि अच्छा ख़त्म हो गई ना। तो फिर ये जल्दी से शाओ को पकड़कर उसे मारने की धमकी देने लगती है। फिर जेनी लिसा को मनाने लगती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ नुकसान मत पहुंचाना, हम दोनों इतने सालों से फ्रेंड थे, उस फ्रेंडशिप के लिए उसे छोड़ दो। तो फिर लिसा रोते हुए जेनी से कंप्लेन करने लगती है कि तुम कितनी अनोइंग हो ना, तुम पहले से ही मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि आखिर तुम इतनी ज़्यादा लकी क्यों थी, तुम इतनी अमीर फैमिली की लड़की थी, तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने अच्छे थे, और वहाँ मेरी लाइफ कितनी ख़राब थी। और दूसरा तुम्हें जो भी मिल गया, इतना अमीर बंदा, और साथ ही साथ तुम्हारा जो बेटा था वो गूंगा था, पर फिर भी इसकी फैमिली ने तुम लोगों को कितने अच्छे से रखा, आखिर तुम्हारी साथ सारी चीज़ें अच्छी हुई है, तुम ही इतनी लकी क्यों, सब तुम्ही ही कोई मिला है। तो फिर जेनी कहने लगती है कि देखो मेरी लाइफ भी इतनी अच्छी कहाँ थी, मैं अकेले अपने बच्चे को मेहनत करके पाल रही थी। तो लिसा कहती है कि एक्टिंग मत करो, मैं अब तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ने वाली हूँ, और फिर ये से नुकसान पहुँचाने वाली होती है। पर तभी ग्रैंडमा आकर शाओ को बचा लेती है और फिर गार्ड्स लिसा को पकड़ के लेके जाते हैं। फिर यहाँ पर जो सभी के सामने जेनी को प्रपोज करता है और फिर फाइनली दोनों की वेडिंग वाला दिन आ जाता है। पर तभी यहाँ पर जेनी का पेट दुखने लगता है और उसका डिलीवरी टाइम हो जाता है, और फिर इन दोनों के 2 क्यूट ट्विंस आ जाते हैं, और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।